तो जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हो आप सब? बढ़िया होगे। और आप सभी की तैयारी उसी तरह बुलंदियों पर बढ़ने के लिए चल रही होगी, उसी जोश और जुनून के साथ। तो उसी क्रम में हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में क्या बात किए थे? पिछले वीडियो लेक्चर में आप सभी को जितने भी वीडियो लेक्चर अभी तक प्रोवाइड कराए गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, चैप्टर कौन सा है? तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, अर्थात गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो इससे संबंधित आपको सारी बातें बताई जा चुकी हैं। इसमें बायो-सेवर्ट लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ, इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड इट्स एप्लीकेशंस। अर्थात बायो-सेवर्ट नियम और एम्पियर का परिपथी नियम तथा इनके अनुप्रयोग, ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप सीबीएसई बोर्ड में हैं, यूपी बोर्ड में हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, ये नियम बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं। अर्थात आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और इनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, इनके अनुप्रयोग वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जेई की नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां भी इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा क्या होते हैं, पैटर्न समझ ही सकते हैं, थोड़ा सा अपर लेवल का होता है, कुछ ट्रिक्स अप्लाइड होती हैं, तो उनको फॉलो करके आपको सॉल्व करना है। लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, वो चाहे बायो-सेवर्ट लॉ हो या एम्पियर सर्किटल लॉ हो। तो इन दोनों लॉज को हमने कंप्लीट कर लिया है और इनसे रिलेटेड जो इनके एप्लीकेशंस थे, इनके अनुप्रयोग थे, उन चीजों को भी हमने सीख लिया है। आज हम लोग सीखेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल की व्याख्या विस्तृत रूप में करने वाले हैं। गतिमान आवेश पर लगने वाला बल तथा किसी चालक पर लगने वाला बल, धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर है कोई, वायर है कोई, और उस वायर में भी कैसे फोर्स अप्लाइड होती है, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल कैसे कार्य करता है, वो हमें देखना है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को छोड़ा जाता है, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखा जाता है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। इस बल का मान कितना होगा, क्या होता है, कैसे वर्क करता है, दिशा क्या होती है, उन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी और पेन निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि खुद से बनाई हुई नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिनको नोट्स बनाने में बड़ा आलस आता है, टीपू सुल्तान है, वो सारे टीपू सुल्तान संकल्प वर्ड टेलीग्राम चैनल पे जा करके सब्सक्रिप्शन ले लें, सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यस, माय नेम इज आनंद अवस्थी एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा, क्यूट सा एंड छोटू मोटू सा चैनल संकल्प वर्ड। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे क्या? मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, चलो एक मिडिल हेडिंग बड़ी सी हम लिखते हैं पहले, कि हम लोग चर्चा तो इसी पर करने वाले हैं। मैग्नेटिक फोर्स आज का हमारा जो एम है, जो गोल है प्यारे बच्चों, वो इस चीज का है। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। बहुत अच्छा ये लेक्चर जाने वाला है, कोई भी वीडियो को लीव करके नहीं जाएगा, नहीं बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगर इंटरमीडिएट में सीरियस हो प्यारे बच्चों, तो मेहनत के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ आपको आदतें छोड़नी पड़ेंगी। हैबिचुअल, आप गुड हैबिट आप अपने पास रखो, हैबिचुअल बनो, अच्छी आदतों को जोड़ो, बुरी आदतों को छोड़ना है। इंटरमीडिएट क्लास है, सीरियस होकर के पढ़ाई करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, अपने घर के बारे में सोचो, अपने माता पिता के बारे में सोचो कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका अपने आप भविष्य अच्छा बन जाएगा। बस आपको एक सही मार्गदर्शन, सही रणनीति के साथ इंटरमीडिएट की तैयारी करनी है। जिनका जो सपना है उसको पूरा करने के लिए आपको तैयारी अभी से शुरू करनी है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो गोल है, एक एक दिन के गोल को भी टारगेट करना है। गोल हमेशा एक एक दिन के लिए बनाने चाहिए। ठीक है, एक एक दिन के लिए गोल बनाने चाहिए, ये नहीं कि इकट्ठे बना लिया फिर उसे फॉलो नहीं कर पा रहे। एक एक छोटे छोटे गोल बनाओ। आपका बड़ा गोल वो है, लेकिन वहां तक जाने के लिए छोटे छोटे गोल, और वो यहाँ पर डे गोल बनाना है। वैसे ही इस वीडियो लेक्चर का गोल क्या है? मैग्नेटिक फोर्स को जानना, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी वैल्यू कहां पर कितनी होती है, वो सब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। शुरुआत करें, चलिए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, देख रहे हैं शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? मैग्नेटिक फोर्स जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, वैद्युत बल जिसे बोलते हो। तो चुंबकीय बल सर क्या होता है?
चुंबकीय बल कब कार्य करता है, हमें चुंबकीय बल का मान कहां कहां निकालना है। तो सबसे पहला आपको निकालना है गतिमान आवेश पर, मूविंग चार्ज पर। कहां पर चुंबकीय फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो प्यारे बच्चों मूविंग चार्ज पर। पहला टारगेट तो हमारा ये तो मेन हो गया। अब इसके भी पार्ट वाइज करके समझते हैं। मूविंग चार्ज मतलब गतिमान आवेश पर कोई क्यू कूलाम का आवेश होगा, अगर वो गति कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल का मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना होगा। चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है आवेश, तो उस पर लगने वाले वैद्युत बल की, चुंबकीय बल की हमें गणना करनी है। उसका व्यंजक आज हम लोग फार्मूला प्राप्त करेंगे। दूसरा दूसरा कोई करंट कैरिंग वायर है या चालक है, ठीक है। करंट करंट कैरिंग कैरिंग वायर, ठीक है। वायर कह लो या कंडक्टर कह लो, कुछ भी है। धारावाही तार कह लो, चालक कह लो, ठीक, जैसा भी आपको उचित लगे। हमने वायर लिख दिया, चालक वैसे वायर के लिए तार लिखते हो, चालक के लिए कंडक्टर लिखते हो। समझ में आई बात। इन दो चीजों को हमें प्राप्त करना है। इनका मान क्या होता है पहले हम बता दें। किसी आवेश पर लगने वाला बल, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है एम, अभी प्रूफ कर रहे हैं, सारी बातें सब कुछ समझाएंगे, समझ लो, एम अभी समझा रहे हैं। क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में, अगर मैंने क्रॉस के सिंबल लगाए हैं तो मैंने क्या बताया था, क्रॉस के सिंबल का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर है। और इसमें क्यू कूलाम का आवेश छोड़ा जाए, क्यू कूलाम का आवेश छोड़ दिया जाए, तो इस क्यू कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है, लगने वाला बल कितना होता है, तो प्यारे बच्चों होता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी अभी बात करेंगे, परेशान ना हो, थोड़ा सा सब्र करो, ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, सब कुछ इंतजार का फल मीठा होता है, अच्छा होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। यहां पर क्यू कूलाम पर आवेश पर लगने वाला बल, अगर v वेग से वो गतिमान है, हाँ सॉरी, v वेग से गतिमान भी हो, क्योंकि स्थिर आवेश पर मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ में समझाया है, बायो सेवर्ट लॉ के बाद भी बीच में समझाया हमने, देख लीजिएगा वीडियो लेक्चर, जहां पे ये बात मैंने समझाई है कि आवेश अगर स्थिर है, बायो सेवर्ट लॉ में ही समझाया है, अगर आवेश स्थिर है तो उस पर चुंबकीय बल नहीं लगेगा। चुंबकीय बल उस पर नहीं लगाता है, मतलब ये वायर है, इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, यहां पर आवेश है, तो कह दिया जाए इसके चारों ओर तो भाई चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ही, बिल्कुल बनेगा। तो इस आवेश पर क्या चुंबकीय बल कार्य करेगा ना, यहां पर चुंबकीय बल नहीं कार्य करता है। समझ में आया ये बात, समझ में, अरे ये चीज समझो कि आपको कहा जा रहा है यहां आवेश क्या है, स्थिर है। आवेश स्थिर है, आवेश गति नहीं कर रहा है, और जब आवेश जो होगा वो स्टेबल होगा, अर्थात आवेश एक जगह पर स्थिर रहेगा, तो उस पर जो लगने वाला चुंबकीय बल है वो मान होगा नहीं, जीरो कह लो, नगण्य, उस पर बल नहीं कार्य करे। लेकिन यही आवेश चल पड़े, यही आवेश दौड़ पड़े, यही आवेश v वेलोसिटी से गतिमान हो जाए, तो यहां इस तार के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर चुंबकीय बल कार्य करने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। तो हमेशा गतिमान आवेश पर ही बल कार्य करता है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, उसकी वैल्यू होती है, ये अभी हमें बताना है। इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों लॉरेंज बल, इसे बोलते हैं लॉरेंज बल, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल। ऐसा ही एक डेरिवेशन इसके लिए करना है, करंट कैरिंग वायर के लिए, उसके लिए फार्मूला बनाना है। वो फार्मूला क्या, वो क्या है कि इसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई वायर रख दिया जाए, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है, इसकी लंबाई l है, ठीक है, इसको रख दिया जाए, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि क्या कहा गया है, करंट कैरिंग वायर, धारावाही चालक जब रखा जाएगा तो इस पर बल कार्य करने लगेगा, चुंबकीय बल कार्य करने लगेगा। वो कितना होगा, तो F बराबर धारा जो प्रवाहित हो रही चालक में I, चुंबकीय क्षेत्र B तथा चालक की लंबाई L, IBL साइन थीटा। ये हमें चुंबकीय बल के मान आज ज्ञात करने हैं, तो आज का टारगेट हमारा ये रहा। समझ में आ गई कंडीशन। F बराबर आई बी एल साइन थीटा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, इन दोनों के कारण आज चुंबकीय बल का बहुत बेहतरीन क्लास ये होने वाली है। मस्त तरीके से आज चुंबकीय बल की दिशा कैसे होती है, सर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सब चीजें, तो वो सब आपके डाउट बिल्कुल दूर होने वाले हैं। चलिए तो समझते हैं पहले हम गतिमान आवेश के, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहीं पर है, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल।
चलिए समझते हैं। गतिमान गतिमान आवेश आवेश पर कार्यरत कार्यरत चुंबकीय बल, ये हमें ज्ञात करना है। कितना होता है मान, ये हमें बताना है। ठीक है, गतिमान आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल मतलब मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन ऑन मूविंग चार्ज ऑन मूविंग चार्ज। बस ये समझना है। इसे लॉरेंज बल भी कहते हैं। क्या है इस बल का मान, कैसे निकलेगा, आइए सीखते हैं। धीरे धीरे ही से ही सही, है ना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से फिजिक्स को समझाना। हाँ, धीरे धीरे ही समझिएगा, बहुत देर कर देंगे तो फिर जल्दबाजी करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। फिजिक्स को बड़े आसान भाषा में समझना है, जो इसका तरीका हो वो समझने का बड़ा आसान हो। आइए सीखते हैं। चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स कैसे, वो भी गतिमान आवेश पर। पहले मान लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है कहीं पर कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होता है, इसे इनसाइड बोलते हैं, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। कहीं पर भी यूनिफॉर्मली एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस प्रकार की इनसाइड। ठीक है, इनवर्ड है, अंदर की ओर दिखाने के लिए क्रॉस सिंबल का यूज करते हैं। ये क्या है यहां पर जो प्यारे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड बी है, वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जो कि कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, अब ये पता है सिंबल से कि ये कैसा है, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। यहां पर कोई आप चार्ज छोड़ देते हैं, क्यू कूलाम के आवेश को, ये लीजिए, क्यू कूलाम का एक चार्ज था, पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश, उसे आपने छोड़ दिया, वो वी वेलोसिटी से गति करता हुआ जा रहा है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड किसी प्लेन में होगी भाई, एक्स वाई प्लेन, ऐसे एक्स अक्ष होता है, ऐसे वाई अक्ष है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। ध्यान समझिएगा, जो चीज ये नहीं समझ पाएगा वो कौन रट के बहुत बढ़िया से बैठ जाओगे, लेकिन कभी किसी को समझाना हुआ, जब आप टीचर बन जाओ, हम कहते हैं पढ़ाना हुआ, तो वैसी रटी रटाई भाषा आप समझा दोगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्या है, एक्स वाई प्लेन पे कहीं पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर ऐसे बनी हुई है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कैसे है, कुछ इस प्रकार से अंदर की ओर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है। जब हम इस आवेश को ऐसे छोड़ेंगे, आवेश को यहां पर वी छोड़ा गया, तो ये एक्स वाई के प्लेन में नहीं बल्कि जेड अक्ष की ओर गति करता है। समझ रहे हैं, मतलब एक्स वाई प्लेन जहां पर चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है उसके लंबवत गति करता है, उस पर लंबवत चुंबकीय बल कार्य करता है, उसके लंबवत चुंबकीय बल हमेशा कार्य करता है। तो यहां पर मतलब चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी वो अभी हम आपको समझा देंगे। चुंबकीय बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है, तथा दूसरा नियम है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली के नियम तो कितने बताए जा चुके हैं पता नहीं, एक दो आपको पहले बताए जा चुके हैं, एक अभी और बताने वाले। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर ये 2 कह लो, 3 कह लो, एक और है दाएं हाथ की हथेली का नियम हमारी तरफ से, एक दाएं हाथ की हथेली का नियम, वो जो बच्चा नहीं पढ़ता है तब उसके लिए अप्लाई होता है, पढ़ना शुरू कर देता है वो। दाएं हाथ की हथेली का नियम वो मेरी तरफ से है, आनंद सर के दाएं हाथ की हथेली का नियम। वो बहरहाल अभी तक किसी बच्चे को पढ़ ऐसी अभी कोई अवसर हमें मिला नहीं है, लेकिन शायद ही मिल जाए, नहीं पढ़ोगे तो मिल जाएगा। तो वी वेग से गतिमान है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से मान लेते हैं ऐसे, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से हमने क्यू कूलम जो वेग है ना, वेग, इसको मैंने थीटा थीटा की डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए भेजा, इसे छोड़ दिया, टुचुक छोड़ दिया आवेश को। तो आवेश पर एक बल कार्य करता है, यहां पर हम लिख सकते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दे रहे हैं इसके लिए, परेशान ना हो, ताकि आपको बातें समझ में आ जाएं। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, स्पीड से लिख दे रहे हैं, माना एक समान
चुंबकीय क्षेत्र, ये कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, ये तो बस फार्मूला, क्योंकि ये लॉरेंज के द्वारा ऐसे निकाला गया, पूरी कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया गया फोर्स है, उसकी वैल्यू। तो किस पर ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फोर्स, ये वाला चुंबकीय बल किन बातों पर निर्भर करता है, वो चीजें हमें यहाँ पर लिखनी होंगी। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल बी, वेक्टर बी, कागज तल के लंबवत, कागज तल के लंबवत है, तल के लंबवत है, लंबवत है, क्यू कूलाम, क्यू कूलाम के आवेश को, क्यू कूलाम का आवेश, क्यू कूलाम का आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से, क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए, क्योंकि हम कैसे भी यहां पर छोड़ सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं। वैसे अभी लंबवत अगर छोड़ा जाए तब क्या होगा, तो लंबवत होने की कंडीशन अभी दिखाएंगे, लेकिन हम पता नहीं चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है तो हम किसी दूसरी डायरेक्शन में इस आवेश को छोड़ रहे हैं, थीटा कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है तो हम ऐसे नहीं छोड़ रहे हैं, सीधा ऐसे छोड़ रहे हैं, ठीक है, एकदम सीधा नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो अंदर की ओर है, लेकिन उसकी दिशा में हम एक कोण बनाते हुए ऐसे छोड़ रहे हैं, तब फार्मूला क्या होता है, वही चीज यहां बता रहे हैं। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी कागज तल के लंबवत है, क्यू कूलाम का आवेश चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिमान हो, v वेग से गतिमान है, v वेग से गतिमान है, तो आवेश पर, गतिमान आवेश पर चुंबकीय एक बल कार्य करता है, ये कह लो, एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। तो जो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल है प्यारे बच्चों, आवेश पर कार्यरत, कार्यरत चुंबकीय बल, चुंबकीय बल निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न बातों पर या कारकों पर, बातें से अच्छा है कारक, बात की बात आ जाती है, आप लोग बात कर सकते हो, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ऑफलाइन क्लास होती तो बात करने लगते, निम्न कारकों पर निर्भर करता है, लेकिन ठहरी ऑनलाइन क्लास, कहां बात करने जाओगे, व्हाट्सएप पे नहीं बतियाने लगना, पंचौरा शुरू कर दो। तो निम्न कारकों पर निर्भर करता है यहां पर, तो वो कारक कौन कौन से हैं ध्यान से समझिएगा। जो लगने वाला चुंबकीय बल है वो आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, पहली चीज। दूसरा, लगने वाला चुंबकीय बल F, ठीक है, लगने वाला चुंबकीय बल, इसी को हम लॉरेंज बल भी कहते हैं, ये यहां पर लिख देना है, जो आवेश के परिमाण पर परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, चुंबकीय क्षेत्र के भी अनुक्रमानुपाती होता है। तथा लगने वाला बल वेग की, जो वेग है ये जेड अक्ष के अनुदिश जाएगा, एक्स वाई प्लेन में चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की ओर है, और यहां पर जब आवेश को छोड़ा जाएगा उस पर थीटा कोण बनाते हुए, तो ये उसके लंबवत उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है, चुंबकीय बल लंबवत कार्य करता है, ठीक है, हमेशा उस पर चुंबकीय बल कैसे कार्य करेगा, तो लंबवत कार्य करेगा। यहां पर हम बताएंगे अभी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जिसपे चुंबकीय बल लंबवत रहेगा हमेशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, आवेश की वेग की दिशा से, दोनों ही दिशाओं से लंबवत रहेगा। तो जो चुंबकीय बल है वो लंबवत रहेगा जेड अक्ष, तो उसके अगर यहां पर थीटा कोण बनाते हुए भेजा गया है, अगर थीटा कोण बनाते हुए भेजा गया, लंबवत होती बात तो अलग थी, लेकिन यहां थीटा कोण बनाते हुए जब भेजा गया तो उसका जेड अक्ष के साथ जितना एंगल बन रहा है, जितना एंगल जेड अक्ष के, और जेड अक्ष क्या है, लंबवत है, तो लंबवत घटक क्या ले लिया जाएगा, ध्यान से समझना इस चीज को, एक्स वाई प्लेन के लिए आप एक्स वाई जेड बना के देख लीजिएगा, आधार के साथ आपका कोण जो थीटा बनेगा वो, उसके साथ लंबवत घटक लिया जाएगा, लंबवत घटक इसका जेड अक्ष ऊपर की ओर होगा, समझ रहे हैं, इसका जेड अक्ष जो है वो ऊपर होगा, तो यहां पर ये v sin थीटा लिया जाएगा, जिस हिसाब से ये वेग
गति कर रहा है, इसका कॉस थीटा ये v कॉस थीटा होगा, और जो जेड अक्ष के लिए होगा प्यारे बच्चों वो ये जेड एक्सिस है, ठीक है, उसके लिए क्या होगा v साइन थीटा लिया जाएगा। तो v साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा, क्योंकि यहां थीटा कोण पर भेजा गया है। 90 डिग्री होगा तो यहां 90 लगा देंगे, वैल्यू आ जाएगी f इक्वल टू QVB। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर f इक्वल टू क्या बनेंगे, चारों इक्वेशन को मिला दीजिए, तो f प्रोपोर्शनल टू q, v को मैं साथ में लिख रहा हूं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है ना, क्योंकि याद रहता है QVB साइन थीटा ये चीज, तो v अलग और फिर b, VB साइन थीटा, VB साइन थीटा ये होगा। और यहां प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक नियतांक आता है k, जिसकी वैल्यू MKS के लिए हमें 1 मानी जाती है प्रयोगों द्वारा, k की वैल्यू 1, तो इसलिए सीधे डायरेक्टली वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं F इक्वल टू QVB। यही है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, चुंबकीय बल का मान जब आवेश गति कर रहा हो, जब आवेश गति कर रहा हो। क्लियर है इतनी बातें, बोलो ये टाइप समझ में आ गया। चुंबकीय बल का मान, इसे लॉरेंज बल कहते हैं, इसे लॉरेंज बल कहते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं इसे लॉरेंज बल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके सॉल्व होते हैं, न्यूमेरिकल में बहुत जरूरत पड़ती है। क्लियर हो गई, एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। हमें ज्ञात करना था प्यारे बच्चों गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, आवेश जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है, इनसाइड है, ठीक है, प्लेन के इनसाइड। और प्लेन कैसा है, तो एक्स वाई मैंने लिया है, एक्स वाई प्लेन। यहां पर कॉन्सेप्ट को समझिएगा, क्योंकि चुंबकीय बल क्या है, सदिश राशि है, तो चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी जब थीटा कोण बनाते हुए भेजा जा रहा है, ये कोई नहीं बताता है, ठीक है। पूरे YouTube वीडियो में आप देख लीजिएगा, कहीं कोई ये सब चीजें नहीं बता देता, सीधे बता देते हैं v साइन थीटा ऐसे आ गया, उसके प्रोपोर्शनल होता है, और वैल्यू क्या है, कहां से जेड अक्ष, वो सब बताने के लिए उनको जरूरत नहीं है। यहाँ पर थीटा है, ये होगा v cos थीटा, तो थीटा के सापेक्ष ये वो होता है, उसी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होता है, तो यहाँ पर वैल्यू 90, ये वाली 90, तो ये v cos थीटा cos 90 की वैल्यू cos की कितनी होगी 0, वो हटा दिया जाएगा, साइन थीटा के साथ लिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें केवल क्या लेना है, v साइन थीटा लंबवत घटक। यहां पर क्या था, हमने बताया एक समान कागज तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर आवेश को v वेग से छोड़ा गया थीटा कोण बनाते हुए, बात को एकदम समझ लीजिए। तो यहां पर चुंबकीय बल जो है उसके लंबवत कार्य करेगा, लंबवत कार्य करेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से तथा वेग की दिशा से। लेकिन जो वेग की दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रही है, तो चुंबकीय बल की दिशा के साथ इसका घटक लेंगे, कौन सा, तो ऊर्ध्व घटक। तो v साइन थीटा, ये v साइन थीटा इसका ऊर्ध्व घटक, इन्हीं कारकों के ये अनुक्रमानुपाती होता है लगने वाला बल। ये तो आपको कहते हैं ना याद करना, रट लेना, वही काम है कि लगने वाला जो चुंबकीय बल है, लॉरेंज ने बताया कि आवेश के परिमाण के अनुक्रमानुपाती, F जो है चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के अनुक्रमानुपाती, F v साइन थीटा वेग के ऊर्ध्व घटक के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पर ये वैल्यू मिल के आई, लॉरेंज बल। ये इसको और क्या ले सकते हैं सदिश रूप में, जरा देखो, इधर ही बता दे रहे हैं, सदिश रूप, सदिश रूप क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, सदिश रूप क्या होगा, तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा लिखा हुआ है, तो हम इसे ये लिख सकते हैं F भाई, Q कैसी राशि है, अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, लेकिन वेग और चुंबकीय क्षेत्र ये दोनों सदिश राशि हैं। अगर V B साइन थीटा लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, तो हम कुछ इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, V क्रॉस B लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये सदिश रूप में बन गया। V क्रॉस B मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहां पर कहते हैं हम VB साइन थीटा, VB साइन थीटा A क्रॉस B इक्वल टू, जैसे AB साइन थीटा होता है, A क्रॉस B सदिश में पढ़ाया जाता है वेक्टर में, तो यहां पर वैसे ही V क्रॉस B इक्वल टू VB साइन थीटा। ये हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, आगे बढ़ते हैं। तो F इक्वल टू, क्योंकि टाइम भी देखना है, बहुत सारी बातें आपको बतानी है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है। यहां पर अभी हमने बताया F इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म
वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस भी लिख सकते हैं सर, बिल्कुल राइट है, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट में यही सीखते हैं, है ना, क्योंकि वहां पर आपको अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल पढ़ाया जाता है। तो जब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर प्रोडक्ट सिखाया जाता है, तो v क्रॉस b इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा होगा, a क्रॉस b इक्वल टू ए बी। समझ गए, इतनी बातें तो स्पष्ट हो गई। अब यहां पर हम कहें ये जो वी बी साइन थीटा लिखा हुआ है, ये थीटा जब कुछ कंडीशन बना लें, पढ़ लें कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, v और b के बीच में एंगल कितना हो, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच में, v एंड b इज इक्वल टू कितना, 0 डिग्री। अगर हम कहें वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच कोई कोण ना हो, मतलब जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में आवेश को छोड़ा जाए, वेग की दिशा उसी दिशा में हो, समझ गए, तब क्या होगा बताइए, तब F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन, बोलो थीटा कितना, 0 डिग्री, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, तो F इज इक्वल टू 0, तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपकी ओर है और आपकी ही ओर आवेश को इसे फेंक के मारे, तो आवेश पर कोई बल नहीं कार्य करेगा, चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्योंकि किधर है, आपकी ओर, और आवेश को भी हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही भेजा है, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन, जब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर ऐसी कंडीशन हो, मतलब एंगल बिटवीन v एंड b इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र इधर और इसके विपरीत दिशा में आवेश को भेजा जाए, विपरीत दिशा में आवेश हो, आवेश को इधर भेजा जाए, चुंबकीय क्षेत्र आपकी ओर और आवेश आप उधर से हमारी ओर फेंक के मारो, फेंक के नहीं मारना, आपको मोबाइल ही टूटेगा, हमें कुछ नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा फेंक के मारोगे तो क्या होगा, यहां पर F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180 डिग्री हो जाएगा, और साइन 180 मतलब साइन 180 की वैल्यू कितनी, 0 होगी, तो यहां भी F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। अरे सर सब 0 0, तो चुंबकीय बल कब कार्य करता है, सबसे अधिकतम चुंबकीय बल का मान जो प्यारे बच्चे होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कब होगा, अधिकतम कब होगा, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल का मान अधिकतम कब होगा, वो थर्ड कंडीशन है प्यारे बच्चों, वो क्या है, थीटा बराबर जब क्या हो, 90 डिग्री हो, तब क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, क्योंकि अधिकतम मान साइन के जो होते हैं वो 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच सारे मान होते हैं साइन के, तो एक अधिकतम मान और सबसे न्यूनतम मान 0 होगा, तो एक अधिकतम मान और सबसे न्यूनतम मान 0, बाकी सब 1 और 0 के क्या है, बीच में है, 1 और 0 के क्या है, बीच में है। तो यहां पर अगर मैं अधिकतम मान कहूं साइन थीटा का कौन सा हो सकता है, तो 90 रखें तो साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो अधिकतम के लिए भाई थीटा को 90 मान लिया, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, तो आवेश की दिशा इधर, आवेश को क्या फेंकने की दिशा इधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर और आवेश को फेंकने की दिशा इधर, लंबवत होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो यहां पर F इज इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये अधिकतम मान होगा, ये अधिकतम मान होगा चुंबकीय बल का, कब, जब चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गति कर रहा हो, जब चार्ज मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है मैग्नेटिक फोर्स की। क्लियर, यस सर, कमेंट कर दीजिएगा अच्छा लगे तो। सर ठीक लग रहा है, क्लास को बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह एंजॉय करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कोर्स आपको, सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया, ये दो चीजें समझ गए, एक चीज मैंने ये बताई आपको, और इसी से रिलेटेड जो कंडीशन है, विशेष स्थितियां, वो आपको मैंने तीनों बता दी। क्लियर हो गया, अब इसी से संबंधित पढ़ते हैं, ठीक है सर, आपने ये चीज बताई ना, मैक्सिमम है, ये इस पर चर्चा अब हम लोग करेंगे, ये F इज इक्वल टू क्यू वी बी, कि अगर आवेश को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत फेंका जाए, तो उस पर चुंबकीय बल का मान जो होगा वो कैसे इस पर इफेक्ट करेगा, इस पर क्या प्रभाव डालेगा, तो उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो शुरुआत करें, आइए,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत आवेशित कण की गति, हम लोग यही सीखने वाले। तो हेडिंग लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, लंबवत आवेशित, आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति कहां पर प्यारे बच्चों? तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, मतलब मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन परपेंडिकुलर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इंग्लिश हमारी वही उसी तरह की है, बना चुना के काम चला लेना है ना। चलो, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण की गति क्या होगी, कैसे हम इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करें, स्टार्ट करें। क्या कहा जा रहा है, प्रश्न, इसको प्रश्न मान के चला करो, जो हमारे पास हेडिंग हो, जो हमारे पास लक्ष्य हो, उसको, ये हेडिंग को मानो लक्ष्य है आपका आज के लिए, और सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं जो अभी सिखाया आपको। चलिए, हम मान लिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बढ़िया फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड किसी स्थान पर है, और यहां पर हमसे कहा गया है प्रश्न में कि आवेश इसमें लंबवत गति करता है। थोड़ा सा और बड़ा बना दें, फिगर आपको बड़ा बना के दिखा, ठीक है। जूम करके सर पढ़ाइए क्लास को, बिल्कुल जूम करके पढ़ा देंगे, इतना बड़ा फिगर बनेगा कि देख करके आपकी मोबाइल स्क्रीन भी कब छोटी लगेगी, समझो। इसमें आवेश को लंबवत गति कराना है, ठीक है। तो माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बी है, और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये कैसा है, तो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र ये कैसे है, तो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। इसी में आवेश को छोड़ा जा रहा है, इसी में आवेश को लंबवत छोड़ा जा रहा है। ये आवेश ये गया, Q कूलाम का जो आवेश है वो v वेलोसिटी से, v वेग से लंबवत प्रवेश किया। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर की ओर। अब आवेश किधर गया, इधर। अब आया चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने की। तो चुंबकीय बल की दिशा जो प्यारे बच्चों होंगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए चुंबकीय बल की दिशा जो होगी वो प्यारे बच्चों हम दो नियम से ज्ञात करेंगे। एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होगा वो हमेशा याद रखना, बाएं हाथ का नियम। लेकिन मुझे दाएं हाथ की हथेली का नियम बहुत प्यारा लगता है। दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग एंड राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल ये सेकंड हो गया, और फर्स्ट है लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग, है ना, इंग्लिश में भी सीखो। तो ये है चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। कैसे है वो आप समझिएगा। यहां पर चुंबकीय बल की दिशा हमको प्राप्त करनी है, कैसे चुंबकीय बल कार्य करेगा। यहां पर ये तो चीजें आपको बता दी मैंने बॉक्स में कि चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। हालांकि इस डेरिवेशन से रिलेटेड मैं यहाँ पर शब्द कुछ लिख रहा हूं, यहाँ पर बातें लिखनी पड़ेंगी। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली जो है चुंबकीय क्षेत्र स्मॉल कैपिटल बी कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है, इनवर्ड है, ठीक है। कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है, लंबवत अंदर की ओर, अंदर की ओर है। बात समझते चलना, लिख भी रहा हूं इसलिए कि पैनल पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया जाए,
टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको पूरा लिखा हुआ मिले। ठीक है, आलसी लोगों को भी तो और फिर समझना भी है, टिपना भी है, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे आप लोग, हट जाएंगे तो सब कुछ आपके लिए बेहतर होगा। तो लिखना तो पड़ेगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन लिखना पड़ेगा। लंबवत अंदर की ओर है ताकि आपको एक एक बात क्लियर हो, बिल्कुल बेसिक से शून्य से शिखर तक का ये सफर है ना, वो अद्भुत रहे और बिल्कुल परिणाम देने वाला हो, रिजल्ट अच्छा है, इसलिए हर एक बात का ध्यान रखना पड़ता है आप लोगों के लिए। लंबवत अंदर की ओर है, समझ गए। इसमें इसमें क्यू कूलाम का आवेश, क्यू कूलाम का आवेश लंबवत लंबवत प्रवेश करता है। क्यू कूलाम का आवेश विवेग से विवेग से विवेग से और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, विवेग से, केवल ये बता रहा हूं लंबवत प्रवेश कर रहा है। ठीक है, लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत प्रवेश करता है। तब इस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो चुंबकीय बल की दिशा ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या लिखी है हेडिंग, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण की गति। अगर चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा में है उसके लंबवत अगर आवेश को भेजा जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या प्रभाव डालेगा, आइए समझते हैं इसको। हम फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाएं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में यह कहता है अपनी उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि पहली तीन उंगलियां क्या हों? पहली तीन उंगलियां जो हों वो एक दूसरे के लंबवत हों, एक दूसरे के लंबवत हों और दो उंगली अपनी ओर हो। कहा जाता है किसी दूसरे पे उंगली उठाने पर आपकी चार उंगलियां जो हैं वो आपकी ओर होती हैं, तो इसलिए हम किसी दूसरे पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमें सीखना है। सभी उंगलियां क्या रहनी चाहिए? तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब कोई इधर उधर उल्टा सीधा नहीं बना देना, कुछ लोग ऐसे बना देते हैं, अरे भाई ऐसे ये वाली जो है ऐसे गन जैसे नहीं होती, ये मिडिल वाली जो है ना मध्यमा उंगली वो आपकी ओर हो, और ये जो तर्जनी है ये बिल्कुल गन की तरह सामने की ओर हो, अंगूठा परपेंडिकुलर, ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, अब दिख रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बताती है? तर्जनी उंगली बताती है। मैग्नेटिक फील्ड को पहली तर्जनी उंगली पे रखना है, दूसरी उंगली को किस ओर रखना है? जिस दिशा में आवेश गति कर रहा हो, वेग की दिशा में दूसरी उंगली को रखना है। तो अंगूठा जो है, ये पहली उंगली, ये दूसरी उंगली, ये पहली उंगली फिर ये दूसरी उंगली, तो अंगूठा जो है लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। चलिए यहां पर लेकर के आए फ्लेमिंग के बाएं हाथ को, ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ बन गया है। अब आज आनंद सर का बायां हाथ, फ्लेमिंग का बायां हाथ यहां पे रखा गया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? अंदर की ओर है। वेग की दिशा ध्यान से देखो, वेग की दिशा किधर है? अंदर की, इधर की ओर है, परपेंडिकुलर है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, बोर्ड में नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, डिजिटल बोर्ड है भाई, इतना महंगा आता है, परेशान हो जाओगे। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की ओर। वेग की दिशा किधर? मध्यमा उंगली ये। तो लगने वाले बल की दिशा, मैग्नेटिक फोर्स, अंगूठा किधर? अपवर्ड होगा, ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। ये पहला नियम समझ गए? अंगूठा किधर जा रहा है? ऊपर की ओर। ध्यान समझो भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये पहली उंगली क्या बताती? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की ओर। तो उंगली को किधर दिखाना है? अंदर की ओर। आप अपनी कॉपी पे भी अंदर की ओर रखिएगा। वेग की दिशा जिस तरफ बनाए हैं उस तरफ देखिएगा, क्या बीच वाली उंगली गई है? अगर गई है तो ठीक है, वेग की दिशा में। तो अंगूठा किधर? ऊपर की ओर, लंबवत लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, मतलब ये जो फोर्स है ना, यहां पर मान लो जगह पर ये जो फोर्स लगेगी ना वो अपवर्ड लगेगी, ऊपर की ओर लगेगी, हर जगह पर ऊपर, ऐसे ऊपर लगती जाएगी। तो ये जो आवेश है ना यहां पर, ये जो आवेश है मैं थोड़ा सा बना रहा हूं, केवल समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया गोला बनाए हैं। तो ये जो आवेश पर लगने वाला यहां पर बल है ना वो अंदर की ओर, और ये हर जगह पर अंदर की ओर ही होगा, यहां पर अंदर की ओर, यहां पर, तो ये गोल गोल घूमने लगेगा आवेश, ये आवेश गोल गोल घूमने लगेगा इस प्रकार से। लगने वाला बल अंदर की ओर, यहां पर अंदर, यहां पर अंदर, यहां पर अंदर, तो इसको क्या ऐसे गोल गोल वृत्ताकार पथ पर घूमने लगेगा। मान लो इसकी त्रिज्या स्मॉल आर, तो ये वृत्तीय पथ पर घूमने लगेगा भाई। यहां पर भी इसकी डायरेक्शन, वेग की डायरेक्शन इधर, फोर्स नीचे की ओर, वेग की डायरेक्शन इधर, फोर्स किधर लगेगी? अंदर की ओर। यहां पर देखिएगा वेग की दिशा किधर? इधर, फोर्स की डायरेक्शन अंदर की ओर। देख लीजिए कहीं पर भी। आप दाएं हाथ की हथेली का नियम समझा दें, दाएं हाथ की हथेली का नियम समझ लो।
दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये दाएं हाथ की हथेली का नियम कैसे करेगा सर काम? तो दाएं हाथ की हथेली सबसे अच्छा, ये बाएं फ्लेमिंग में टेढ़ी मेढ़ी करनी पड़ती है उंगली, फालतू का दिमाग खराब होता है, उससे अच्छा दाएं हाथ की हथेली, क्योंकि इससे क्या है हर एक चीज जगह पर। अभी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात करने के लिए बताया गया था कि वायर में करंट फ्लो हो रही है तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को उंगलियां जिस ओर कर लो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 हो गया। दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 से चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तो इसमें भी देखो क्या करना है, उंगलियां जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र हो, फिंगर्स को जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र हो उस दिशा में रखना है। अंगूठे को वेग की दिशा में रखना है, अंगूठे को वेग की डायरेक्शन में, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो हो उसमें वेग की दिशा में रखना है, तो अंगूठे को वेग की दिशा में रख दीजिए। ठीक, तो हथेली जिस ओर, ये जो राइट हैंड पाम रूल है इसमें हथेली को समझिए, जिस ओर धक्का दे, जिस ओर हथेली की डायरेक्शन है उसी ओर चुंबकीय बल की दिशा होगी। ध्यान से समझो, आप देखो यहां पर थंब किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, क्या वेग की दिशा वही है, तो और अंगूठे को वेग की डायरेक्शन में ही रखना है। उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, उंगलियां अंदर की ओर, ये लीजिए अंदर की ओर, ठीक है, ये अंदर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां, अंगूठा किधर, वेग की दिशा में, तो धक्का आप हथेली किधर देगी, ऊपर की ओर देगी, धक्का हथेली किधर देगी, ऊपर की ओर, तो यहां पर चुंबकीय बल की दिशा किधर, ऊपर की ओर, कहीं भी लगा लीजिए। यहाँ पे देखिए वेग की दिशा में, आवेश के वेग की दिशा में क्या अंगूठे को चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, हथेली किधर दे रही है, हमारे मुंह की ओर, मतलब इधर। आप तो चाहते हैं मुंह टूट जाए हमारा, इधर चुंबकीय बल की दिशा किधर, इधर होगी। यहाँ पे देखिए वेग की दिशा इधर, ठीक, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, अंदर की ओर, तो वेग की दिशा में अंगूठे को रखना है, हथेली किस ओर धक्का देगी, नीचे की ओर, ये देखिए फोर्स की डायरेक्शन हमने, इस वजह से यहाँ पे भी देख लीजिए, इन फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, अंदर की ओर, देखो हथेली इधर धक्का दे रही। तो ये जो पार्टिकल है, जो आवेश है, ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ पे मोशन करने लगेगा, वृत्तीय पथ पर गति करने लगेगा, एक वृत्तीय पथ पर गति करने लगेगा। और अगर वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वृत्तीय गति के लिए क्या चाहिए, कमेंट फास्ट, वृत्तीय गति में क्या, कौन सा बल आवश्यक है, अभिकेंद्र बल आवश्यक है, कमेंट करिएगा जरूर। हाँ, तो क्या है, अब तो पता ही चल गया आप क्या कमेंट करोगे। तो वृत्तीय गति करता है, तो मैग्नेटिक वो क्या वृत्तीय गति करने लगता है, तो इसमें कौन सा बल कार्य करता है वृत्तीय गति प्राप्त करने के लिए, तो अभिकेंद्र बल चाहिए, सेंट्रीपिटल जिसे फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में चाहिए होता है। आइए समझते हैं, तो इस पर जो कार्य करने वाला बल है, यहां पर देखो वेग की डायरेक्शन में, वेग की डायरेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन किधर है, यहां पर बता रहे हैं थीटा, थीटा, यहां पर लिख दे रहे हैं बी, चुंबकीय क्षेत्र बी व वेग v के बीच बना कोण, एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर v के बीच बना कोण, प्यारे बच्चों कितना होगा, के बीच बना कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। वो तो कहा ही गया ना, पहले ही प्रश्न में ही कहा गया लंबवत, ये लंबवत शब्द यूज किया गया है, तो थीटा 90 डिग्री होगा ही चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेशित कण की गति, तो लंबवत है तो थीटा बराबर 90 डिग्री, आपको पीछे सिखाया भी गया ना, ये v और b के बीच ही तो एंगल होता है, ये v और b, यहाँ देखो v क्रॉस b लिखा हुआ है, तो v b के बीच एंगल थीटा, तो यहाँ पर वही तो बताया जा रहा है ये चीज, तो थीटा, तो यहाँ पर f इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्यू वी बी, प्यारे बच्चों, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कितनी, साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, यहाँ पर लिख दो, अच्छा ये दिखा दे रहे हैं, साइन 90 बराबर 1, इसलिए ये वैल्यू लिखी हुई है f इज इक्वल टू केवल क्यू वी बी। अब अगर वृत्तीय पथ पर कार्य करने लगता है तो ये आवश्यक, यहां पर लिखना है ये बात, आवेश, आवेश वृत्तीय पथ पर गति करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो आवेश को वृत्तीय पथ पर गति, यहां पर अब लिख दे रहे हैं समझिएगा, आवेश को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए, गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे बोलते हो, आवश्यक अभिकेंद्र बल
किससे प्राप्त होता है? तो मैग्नेटिक फोर्स से ही प्राप्त होता है, चुंबकीय बल से प्राप्त होता है, चुंबकीय बल से प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अब अगर हम कहें कि उसका अभिकेंद्र बल का मान कितना होगा? प्यारे बच्चों बताओ, अभिकेंद्र बल का मान, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू कितना होगा? एफ सी। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, तो एफ सी लिख दे रहे हैं। अब अगर आवेश का द्रव्यमान कितना है? एम। यहां पर आप इस चीज को दिखा भी दीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र, इसमें क्यू कूलाम का आवेश, तो इसमें ये लिख दीजिएगा एम द्रव्यमान, एम द्रव्यमान। ठीक है, इसमें एम द्रव्यमान व क्यू कूलाम का आवेश, ये बात स्पष्ट कर लीजिएगा। तो अगर आवेश का द्रव्यमान m है और वो v वेग से गतिमान है, तो v स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपान में r, ये r कहाँ है? तो इस r वृत्तीय पथ की त्रिज्या है। तो ये अभिकेंद्र बल हो गया, F इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान में r। ये समीकरण नंबर 2 मान लो, ये समीकरण 1 मान लो। F इक्वल टू क्यू वी बी, यहाँ पे देखो लिखा है F इक्वल टू क्यू। प्रश्न में ये कहा गया, हमने ये समझाया, ये जो वृत्तीय पथ पर घूमने लगा, तो घूमने के लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल। तो यहाँ अभिकेंद्र बल का मान कितना है? बता दिया, एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर आर। लेकिन ये अभिकेंद्र बल मिल कहां से गया? ये प्रश्न है ना, मिला कहां से उसे? तो यहां तो कार्य कर रहा है ना चुंबकीय बल, अभिकेंद्र बल कहीं से बन के थोड़ी आया, वो तो बन गया। और किसकी वजह से बन गया? तो चुंबकीय बल की वजह से बन गया। अर्थात ये दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसीलिए मैंने ये लैंग्वेज लिखी कि चुंबकीय बल से प्राप्त होता है वृत्तीय पथ, आवेश को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल चुंबकीय बल से प्राप्त होता है। इसलिए अगर हम समीकरण 2 इक्वेशन 1 एंड 2 को देखें, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो जो F इज इक्वल टू, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एफ एम इज इक्वल टू एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान में आर मिले। तो अगर हम यहां से देखें वी स्क्वायर है ना, तो वी से ये कैंसिल आउट। अगर हम वृत्तीय पथ की त्रिज्या निकाले यहां से, तो आर बराबर एम वी, ये मिला, और क्यू बी को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्यू बी, ये समझ में आ रहा है। इधर भी स्क्वायर था, ये भी था। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं ताकि आप पीछे की भी चीजें देख लीजिए, है ना। जिसको ना समझ में आए वीडियो को 2 बार देखिएगा, जरूर डाउट क्लियर हो जाएगा। या फिर जहां नहीं समझ में आ रहा है उसको थोड़ा सा वीडियो 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके 2-3 बार देखो, शायद जल्दी से कट हो गया, आप नहीं समझ पाए, आप कहो कि सर समझ में नहीं आया। ऐसा नहीं होता, वीडियो देखने के भी तरीके होते हैं। तो यहां पर अगर आपको नहीं समझ में आया, स्क्वायर से एक बी कैंसिल आउट, क्यू बी बचा, एम बी अपान में आर, आर को हमने इधर भेजा, क्यू बी को इधर भेजा, क्यू बी इधर आ गया, एम बी अपान क्यू बी बन गया। जहां आपका एक फार्मूला वृत्तीय पथ की त्रिज्या का ये बन गया, लेकिन जहां अगर हम कहें P बराबर क्या होता है? mv होता है, तो ये mv क्या है? संवेग है किसका? उस कण का, आवेश का। तो r बराबर हम ये भी कह सकते हैं P अपान में qb, r इज इक्वल टू P अपान में, ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कण का आवर्त काल देखिए, आवेशित कण का जो गति कर रहा है, जो वहां मैग्नेटिक फील्ड अभी जो देखा था गोला घुमा, उसका आवर्त काल कितना होगा, ये सब कैलकुलेशन निकालनी है। तो आवेशित कण का आवर्त काल, आवर्त काल, आवेशित कण का आवर्त काल कितना होगा? तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू, आवर्त काल बराबर क्या होता है? आवर्त काल बराबर कैसे निकालेंगे? चली गई दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो लगाएंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से समय बराबर दूरी बटे चाल, समझिएगा इस जगह, चलो लिख दे रहे हैं दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर t बराबर दूरी कितनी, उस वृत्तीय पथ को घूमने में एक चक्कर लगाने में वही तो होता है आवर्तकाल। आवेश को एक चक्कर लगाने में लगा समय, उसका आवर्तकाल। तो एक चक्कर कितनी दूरी, दूरी 2 पाई आर, वृत्त की परिधि, क्योंकि त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो 2 पाई आर परिधि हो गई। चाल कितनी है, उसकी v है। यहाँ पर अगर स्मॉल आर की वैल्यू हम रखें समीकरण 1 से, 2 पाई अपान में v इंटू आर की वैल्यू कितनी आई थी, जरा देख लो, एम वी अपान में क्यू बी थी, एम वी अपान में क्यू बी। तो v से v कैंसिल आउट, तो क्या बनेगा, t इज इक्वल टू मिलेगा 2 पाई m अपान में
QB 2πm में ये हो जाएगा। ये कण का आवर्तकाल आया है। आवेशित कण की आवृत्ति कितनी होगी? कण की आवृत्ति, आवेशित कण की, ठीक है, आवेशित कण की आवृत्ति प्रश्न में पूछा जाता है, पूरा डेरिवेशन ये इसलिए बता रहे हैं। आवेशित कण की आवृत्ति n बराबर कहेंगे तो 1/t होता है। 1/t के लिए 1 में t की वैल्यू है टोटल 2πm अपान में QB। इसको पलट दीजिए तो n बराबर क्या मिलेगा? QB अपान में 2πm। ये आवेशित कण की आवृत्ति हो। क्लियर है इतनी बात? इतनी चीजें क्लियर हैं? जरा ध्यान से देखो, कण का आवर्तकाल वेग पर नहीं निर्भर कर रहा है। कण का आवर्तकाल आवर्तकाल वेग पर निर्भर नहीं करता है। वेग पर निर्भर नहीं करता है, देख लो सूत्र में, निर्भर नहीं करता है। इसको वेग से मतलब नहीं है। ये अगर आवर्तकाल क्या है, अगर बहुत तेजी से छोड़ा तो ये धीरे धीरे उतना ही वृत्तीय पथ कमजोर वो करेगा, पूरा करेगा, थोड़ा दूर घूम जाएगा। बड़ी परिधि, अगर धीरे छोड़ा तो ये जल्दी से पूरा करेगा उतना ही चक्कर। ये समझ रहे हो, ये बात है। तो आवर्तकाल जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। आवर्तकाल वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये सारी बातें हो गई इस पर, आवेश पर लगने वाले बल की। किसी चालक पर लगने वाला बल क्या है? किसी चालक पर लगने वाला बल मतलब जिसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो किसी धारावाही चालक पर, अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग यही हो गई, इसे जल्दी से समझ लेना है। किसी धारावाही चालक पर, धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल, ये हमें प्राप्त करना है। इसके लिए भी थोड़ा सा तेज डेरिवेशन होगा, टाइम कम है ना, टाइम को भी बहुत ध्यान देना है। तो किसी धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, ऐसे भी हेडिंग हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल, मैंने ये हेडिंग लिखी, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखा जा रहा है, तभी चुंबकीय बल कार्य कर रहा है, ठीक, कहीं से बन के नहीं आया। देखो, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम बता रहे हैं स्पीड बाई बढ़ा दिए हैं। क्यों स्पीड बढ़ाएं? क्योंकि टाइम बहुत कम है। देखो ना भाई, टाइम लेक्चर जो है वो बहुत बड़ा जा रहा है, इसलिए टाइम को देखते हुए सही चीजें सही टाइम पर कर ली जाए तो बहुत बेहतर है। दोनों फार्मूले आपके क्लियर हो जाए इसलिए बता रहे हैं। इसके दो मेथड में बता रहा हूं, एक तो सिंपल वाला बता ही दूंगा, वो कोई मतलब का नहीं है। F=IB sin थीटा जो आप पढ़ोगे, जैसे F=QVB sin थीटा पढ़ा, Q के अनुक्रमानुपाती, V sin थीटा के अनुक्रमानुपाती, B के अनुक्रमानुपाती, आसान सा डेरिवेशन तो हो गया। वैसे ही F=IBL sin थीटा है तो प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, लंबाई के अनुक्रमानुपाती और चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, वो आ जाएगा। वैसे कर लोगे तो वो बहुत आसान है, लेकिन उससे बेहतर है कि ये फार्मूला क्यों बनता है, कैसे, यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। F=QVB sin थीटा ही, ध्यान से समझिएगा, टाइम बहुत कम है। ये कोई चालक है और चालक को थीटा कोण बनाते हुए रखा है हमने, ठीक। चालक, चालक की लंबाई जो है प्यारे बच्चों वो कैपिटल L है, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से जो है इसे थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। चालक में I एम्पियर की धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है, चालक में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही प्यारे बच्चों? तो I प्रवाहित हो रही चुंबकीय चालक में। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल A है, चालक की लंबाई L है, चालक में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B देख ही चुके हो, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब इसमें ज्यादा लैंग्वेज मैं नहीं लिखूंगा, मैंने बोल दी है लैंग्वेज, इसको लिखिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है, जिसमें एक चालक जिसकी लंबाई L है तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब तब यदि चालक में
चालक में, भाई चालक में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण ही धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर भी इसीलिए मैं बता रहा हूं कि यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो चालक के जो आवेश हैं उन पर जो लगने वाला बल है वो भी F इक्वल टू QEB sin थीटा है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी फ्री चार्ज, तो वहां पर भी ये मैग्नेटिक फोर्स ही अप्लाई होती है, F इक्वल टू QEB sin थीटा। तो यहां पर अगर हम कहें चालक में एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, आयतन में उपस्थित, उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बराबर स्मॉल एन हो, स्मॉल एन हो, तो संपूर्ण आयतन में प्यारे बच्चों कितना होगा, संपूर्ण आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, संपूर्ण आयतन में कैपिटल एन मान लें संपूर्ण आयतन के लिए, संपूर्ण आयतन में कैपिटल एन बराबर एन, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन, और पूरे चालक का क्या आयतन, यहां V क्या है, आयतन है, V आयतन है। समझ गए इस बात को? मैंने क्या कहा, अगर चालक के एकांक आयतन, एकांक मतलब उसका सबसे एक भाग, जो चाहे जितना बड़ा चालक उसका एकांक भाग, वही एकांक हो गया। तो एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है। अगर हम कहें पूरे संपूर्ण चालक में, तो संपूर्ण चालक में संख्या एन मानी कैपिटल एन, लेकिन ये किसके बराबर होगी, तो एकांक आयतन में एन और पूरे आयतन का जितना पूरा आयतन है चालक का उसके गुणा करा देंगे, एन इंटू वी। अगर एक में हम कहें, एक है एकांक आयतन में और उसका कह दे चालक का संपूर्ण आयतन 100, तो 100 से गुणा करा दो, 100 कम 100, ये होगी वैल्यू। समझ रहे हैं? तो एकांक वैल्यू हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए लिखा गया, क्योंकि एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत होंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, वो तो आपको बड़े स्तर पर समझनी है, बाकी बहुत छोटी बातें, एकांक आयतन में इतना इलेक्ट्रॉन होगा कि आप समझ नहीं सकते। तो एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन है, टोटल हो गया NV आयतन। यहां पर आयतन की अगर प्यारे बच्चों में बात करूं, आयतन कैपिटल A बराबर, सॉरी, आयतन कैपिटल V बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा, तो हम कहेंगे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एवं लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। बोलो बराबर होगा। V जो आयतन होगा वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और उसकी लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। तब हम कहें ये कैपिटल N बराबर क्या बनेगा, कैपिटल N बराबर N, और V की जगह पर क्या लिख सकते हैं, A इंटू L। ये समझ में आया? आयतन, आयतन क्षेत्रफल गुणे एक लंबाई का और गुणा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये क्षेत्रफल कौन सा है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाला A, और ये चालक की लंबाई कैपिटल L। तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और पूरी टोटल की लंबाई गुणा कर देंगे, तो इस पूरी चालक छड़ जो है यहाँ पर तार, उसका आयतन निकल आएगा। समझ गए इतनी बात? अब तो क्लियर है। NaL लिख दिया, ठीक है सर, बिल्कुल मान गए। अगर हम कहें चालक में उपस्थित, चालक में उपस्थित जो आवेश है, उपस्थित आवेश टोटल जो है वो मैं अगर Q मानूं, तो Q बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा, Ne। भाई मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, तो ये मूल आवेश हो गया स्मॉल e, आवेश वाहक, और ये n उन पूरे आवेशों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल हो गई कैपिटल N। ये आवेश वही हो जाएगा, क्योंकि इसी आवेश की गति के कारण धारा प्रवाहित हो रही, इसी आवेश की गति के कारण धारा प्रवाहित हो रही। तो यहाँ पर Q इक्वल टू प्यारे बच्चों अगर n की वैल्यू मैं ये रखूं, n कैपिटल A L E बन जाएगी। भाई देख लो, NaL E, समझ गए? हाँ ठीक है, NaLE बन गई। यहां तक क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? हाँ। अब अगर ये बात हो गई, ठीक है सर, इसके बाद प्रवाहित आवेश, अगर हम कहें कि चालक का जो चालक में आवेश जो है वो V वेग से गतिमान है, कैसे, अनुगमन वेग Vd से। चालक में आवेश, चालक में आवेश अनुगमन वेग, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग Vd से गतिमान है, Vd से गतिमान है, Vd से गतिमान है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Vd चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी L बटे समय कितना T, चाल बराबर दूरी बटे समय।
तो यहाँ पर चाल हो गई अनुगमन वेग vd और दूरी कितनी l अपान में t, ये हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? ठीक है, ये क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर कहूं ये Q की वैल्यू आ गई, वैल्यू हो गई टोटल, ठीक, इतनी बात क्लियर है। प्रवाहित धारा का मान बताओ। प्रवाहित धारा चालक में, चालक में प्रवाहित धारा, ध्यान समझना, थोड़ा सा इस डेरिवेशन को बैक कर करके देख लेना, क्योंकि स्पीड से पढ़ा रहा हूं। स्पीड से क्यों पढ़ा रहा हूं? टाइम लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। प्रवाहित धारा आई बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा? Q अपान में T होगा। आई बराबर क्या होगा? Q अपान में T होगा। चलिए ठीक है, Q की वैल्यू ये प्यारे बच्चों क्या होगी? टोटल ये NaLe होगी यहाँ पर रखने पर, ठीक है, यहाँ पर रखने पर ये वैल्यू होती है। चलो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, आई की वैल्यू, Vd की वैल्यू, और ये समीकरण, इनको समीकरण मान लो, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, ठीक है। चलते हैं आगे। आवेशों पर, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो बल है, या फिर कह लो आवेश पर, है ना, आवेश पर, आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल, ध्यान समझिएगा, कार्यरत चुंबकीय बल, देखिए गलतियां हो रही जल्दी जल्दी लिखने में, चुंबकीय बल क्या होगा? ध्यान समझिए, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। भाई वो चालक जैसे रखा हुआ है वैसे ही वेग उसी दिशा में भाई आवेश भी गति करेगा, वो बाहर थोड़ी खुदक के चला जाएगा, वो भी तो उसी दिशा में गति करेगा, तो उसकी भी दिशा वही होगी जिस दिशा में वो रखा गया है चालक। तो क्यू वी बी ये साइन थीटा है, आवेश गति करने, इसी को कॉन्सेप्ट को तो हमें यूज करना है। अगर मैं समीकरण की बात करूं, समीकरण ध्यान से देखो, यहां पर कौन सा समीकरण जहां पर Q की वैल्यू है, ये समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या मिलेगा? F इक्वल टू Q की वैल्यू है N, यही है, देख लो जरा, NaLe, ठीक है, NaLe, और फिर है Vb साइन थीटा, ये यहां पर Vd है, ठीक है, Vd b साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर Vd इक्वल टू क्या होगा? L अपान टी होगा। Vd इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों? L अपान में T होगा। Vd इक्वल टू अगर हम यहाँ पर रखें, Vd इक्वल टू L अपान में T, Vd इक्वल टू V अनुगमन वेग Vd से गतिमान है, यहाँ पर ये Vd लगा सकते हो, तो NaLe और Vd b साइन थीटा, इसको देख लो वैल्यू क्या भाई रखें। ये कहाँ गलती हो रही, मिस्टेक्स, प्रवाहित धारा I इक्वल टू Q अपान में T, Q की जगह पर NaLe रख लिया, ठीक है, Vd की जगह L अपान T रखेंगे, तो T की जगह पर L अपान Vd रखेंगे, सही है, I इक्वल टू Q अपान में T, ओ हो, यहाँ पर QVB साइन थीटा है, जरा देखो इसको जरा चेक करना, यहाँ पर हमें बराबर IBL साइन थीटा बनाना है, इसीलिए कहते हैं लक्ष्य को दिमाग में रखो तो जल्दी सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे F इक्वल टू Q की वैल्यू को, Q की वैल्यू को ये जरा यहाँ से देखो, हम क्या लिख सकते हैं? IT, Q की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं? IT, सही है ना, Q की वैल्यू को IT, तो सही तो चल रहा है सब कुछ। फिर T की वैल्यू VD IT, हाँ, F इक्वल यहाँ पर I इक्वल टू Q अपान में T है, इसको जरा देखो, ये थोड़ा सा मैनेज करो, I इक्वल टू Q अपान में T इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है? NaLe, हाँ इसको देखिए जरा, I इक्वल टू Q अपान में T, Q की वैल्यू NaL अपान में E, और ये यहाँ पर T की वैल्यू निकालिए, L अपान में Vd होगा, यहाँ से T भेज दीजिए, L अपान में Vd, L अपान में Vd हो जाएगा। आप सही लग रहा है L अपान में Vd, NaLe,
और एल अपान में वी डी, एल से एल कैंसिल आउट, वी डी क्या होगा ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा एन ए वी डी ई। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर आई की वैल्यू आ गई एन ए वी डी ई, एन ए वी डी ई। अब यहां पर जरा देखो, जो हमने फोर्स बताई है, जो मैग्नेटिक फोर्स बताई है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और क्यू वी बी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है एन ए एल ई, क्यू की वैल्यू है एन ए एल ई, और ये वी डी और ये बी साइन थीटा। अब जरा यहां पर रिप्लेस करिए किसको, वी डी की वैल्यू, यहां पर ये आई की वैल्यू आ गई एन ए वी डी ई, तो एन ए वी डी ई की जगह पर आई हम लिख सकते हैं एन ए वी डी ई, एन ए वी डी ई, यहां पर हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू आई, तो ये मिल जाएगा आई और ये B और ये L, ये साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक करना नहीं यहाँ पर, ठीक है, मिस्टेक थोड़ा सा हम यहाँ पर कंफ्यूजिया गए थे, और वो कंफ्यूजिया इसलिए गए थे क्योंकि हमने यहाँ पर ये वैल्यू को सॉल्व ही नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना जरा थोड़ा सा, ये आई इज इक्वल टू क्यू अपान में टी, क्यू की वैल्यू हमने ये रखी, थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो और दूसरा तरीका क्या है इसे प्रूफ करने का, ये क्लियर हो गया, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। शॉर्टकट में लगाना है तो F अनुक्रमानुपाती आई, F अनुक्रमानुपाती B, F अनुक्रमानुपाती L, F अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, तो F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ये उन बच्चों के लिए मेथड है जिन्हें वो मेथड ना समझ में आए, कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, क्लियर ना करना हो, थोड़ा सा जल्दी आसान भाषा में लगाना हो, वो ये ऐसा नियम लगा सकते। ठीक है, मान लिया जाएगा, सही है, कोई गलत नहीं है, प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर ये वैल्यू ही थी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये पूरा कॉन्सेप्ट F इज इक्वल टू क्यू वी बी अप्लाई करके सॉल्व किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यहाँ पर भाई कुछ कोई भी मिस्टेक नहीं है, बस एक बार यहाँ पर देखना, आई इक्वल टू क्यू अपान में टी, क्यू की वैल्यू 2 बार पुट की गई, एक इसी वैल्यू को एक बार F इज इक्वल टू क्यू वी बी में भी पुट कर देना है, क्यू वी बी साइन थीटा में क्यू को पुट कर देना है, और यहाँ आई इज इक्वल टू भी क्यू में भी यही वैल्यू पुट करना है। और जब यहाँ पर आई की वैल्यू ये आ जाए एन ए वी डी, इसी को आप यहाँ पर समीकरण 3 माने हो ना, इस आई इज इक्वल टू एन ए वी डी, यहाँ पर जब रिप्लेस करोगे, ये देखो, तो यहां पर जब Q की वैल्यू ये रख दी, तो ये जो वैल्यू थी एन ए बी डी और ये स्मॉल ई, इन सबको हटा के आई रखना है रिप्लेस कर। ठीक है, यहां पर 1, 2, 3 से, एक ही से केवल नहीं, केवल एक से नहीं, 1, 2, 3 से। ठीक है, चलिए, तो ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो लाइक कीजिएगा। 2 चीजें आप लोगों ने सीख ली, चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल का परिमाण, आवेश पर, किसी चालक पर, तो दोनों चीजें मैंने ये लक्ष्य बनाया हुआ था आज का कि मैं आज आपको ये दोनों चीजें बताऊंगा, और वो दोनों चीजें कंप्लीट भी हुई। हालांकि लास्ट में स्पीड था, तो इसे थोड़ा सा आप धीरे धीरे, स्पीड को चाहे धीरे कर लीजिएगा, और नहीं तो 2-3 बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं और फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और दूसरों को भी खुश रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।